अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है थर्ड लास्ट पार्ट 1 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ऐसे मत गुजर जाया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें और मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा, एपिसोड कैसी लगी। तो माज़रत कि मैं एक दिन लेट हुआ। अगर एक दिन एपिसोड ना दी जाए तो आप लोग बोलते हैं 2 दिन एपिसोड नहीं आया, लेकिन वो एक दिन स्किप होता है। तो उसकी रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने ये तमाम एपिसोड टाइप किया, क्योंकि सेल फ़ोन पे टाइपिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं पिछले 2 दिन से ही टाइप कर रही हूँ। तो फिर चलते हैं हम अपने आज की एपिसोड की तरफ। और आज मुझे बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये एपिसोड वॉइस ओवर कर रही हूँ जो शुरू से ही इस नावल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चंद ही सही। तो उन लोगों के लिए मैं ये एपिसोड वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि उनको कोई मसला ना हो। तो फिर चलते हैं हम अपने आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस थर्ड लास्ट तहरीर नूर आसिफ। अरमान नैना का हाथ अपनी गिरफ्त में काफ़ी सख्ती से दबोचे हुए तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। नैना को उसके साथ चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। भारी लहंगा संभालते हुए वह मुश्किल ही उसके साथ घिसट रही थी। बुखार से पूरा जिस्म जल रहा था। अरमान की लाल अंगारा आंखें और उसका सर्द रवैया उस पर लर्जा तारी कर चुका था। मिस्टर खान, मेरी बात सुने। मैं आपसे हर बात की माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप ये शादी मत करें। मैं आपकी हर बात मानूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। नैना एक हाथ से अपना लहंगा संभालती तेज़ी से चलती हुई फूलती सांसों के साथ बामुश्किल बोल रही थी। अरमान नैना की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर सर तासरात चेहरे पर सजाए उसका हाथ दबोचे तेज़ तेज़ कदमों से सनान खाने की तरफ बढ़ रहा था। आप यही चाहते हैं ना कि मैं हवेली से बाहर कदम ना रखूं? नहीं रखूंगी। सर पर दुपट्टा भी लूँगी। गैर मर्दों के सामने भी नहीं जाऊंगी। प्लीज़ आप ये शादी ना करें। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो बहते आंसुओं के साथ बेहद मासूमियत से इल्तिजाएं कर रही थी। वो ये भूल चुकी थी जो वादे वो कर रही है, अभी उनमें से एक वादा धड़ल्ले से तोड़कर अपने शौहर को तैशो इल्म में मुब्तला कर चुके हैं। अरमान की रफ्तार और तेज़ हो चुकी थी। नैना को अब भागना पड़ रहा था। अरमान के तेज़ कदमों का मुकाबला करना उसकी नाजुक जान के बस की बात नहीं थी। अरमान की रफ्तार और तेज़ हो चुकी थी। नैना को अब भागना पड़ रहा था। अरमान के तेज़ मुकदमों का मुकाबला करना उसकी नाजुक जान की बस की बात ना थी। अरमान ने नैना को जनान खाने के लाउंज में लाकर उसकी कलाई को झटके से छोड़ा तो वह गिरते गिरते बची थी। नैना ने अपने चकराते सर को थामा था। जनान खाने में मौजूद सभी अफराद अरमान को शदीद गुस्से में देखकर बदहवास होते अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल था, माथे पर शदीद तेवरियों का जाल था। सब हैरत से अरमान और उसके साथ खड़ी नैना को देख रहे थे, जो नजरें झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। इन लोगों की हैरानगी की वजह नैना का अरमान के साथ मर्दान खाने की तरफ से आना था, जो इतनी बन सवर कर मर्दान खाने में पहुंच गई थी। अपनी शामत तो वो खुद ही हमेशा बुलाती थी। रहीला खानम ने कड़े तेवरों से नैना को घूरा था। ये लड़की वाकई में बहुत ढीठ वाक़या हुई थी। इन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर्दान खाने में पहुंच गई थी। अभी तक उसे इतना तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। उसे वैसे मर्दान खाने में आने की इजाज़त नहीं थी और वो बनी संवरी पहुंच गई।
कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है या मासूम होने का ढोंग करती है। उन्होंने नैना को देखते हुए सोचा था। ये मर्दान खाने में कैसे पहुंची? अरमान ये मर्दान खाने में कैसे पहुंची? अरमान सबको गज़बनाक तेवरों से घूरते हुए दहाड़ा था। नैना अरमान की धाड़ पर हिचकियां लेती लरज़ उठी थी। बाकी सब भी खौफजदा हुए थे। रहीला खानम के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे, क्योंकि आज से पहले अरमान को इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। वो भी यूं जनान खाने में घर की औरतों के सामने चिल्लाकर बात करना, ये नामुमकिन बात थी। अरमान की माथे और गर्दन की गहरी उभरी हुई नीली रगें इस बात की अक्कासी कर रही थी कि वो ज़ब्त की किस इंतहा पर है। अरमान का बस नहीं चल रहा था। वो अपनी और नैना की जान लेकर काम ही तमाम कर दे, ताकि एक दफ़ा ही इस अजियत से छुटकारा मिल जाए जो नैना के त्वच से उसे आए रोज़ मिलता था। वो नहीं चाहता था उसके दोस्तों के सामने नैना का एक बाल भी जाहिर हो, और वो हर दफ़ा की तरह बेपर्दा चली आई थी। जिस तरह उसके दोस्त नैना को देख रहे थे, वो याद करके अरमान के लहू में शरारे उठ रहे थे। अरमान ने गुस्से से अपना हाथ लाउंज में लगे हुए बड़े से शीशे की स्लाइडिंग डोर पे दे मारा था। शीशा हल्का सा तड़क कर अरमान के हाथ को जख्मी कर गया था। नैना तड़प उठी थी, मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। बच्चे, ये क्या किया तुमने? अब गीना खानम तड़पते हुए जल्दी से आगे बढ़ी थी। सभी अरमान की चोट पर तड़प उठे थे। हीरा ने कटीली नज़रों से नैना को घूरा था, जो जहाँ हो वहाँ सुकून हो मुमकिन ही नहीं था। मोरे, ये वहाँ कैसे पहुँचे? कुछ पीछे पूछा है मैंने? अरमान ने सर्द नज़रों से सबकी तरफ निगाह करते हुए इस्तफसार किया। उसने नैना की तरफ एक बार भी नज़र नहीं डाली थी, ना ही उससे कुछ पूछा था। ये बात नैना को ज़्यादा गमज़दा कर गई थी। मिस्टर खान, मैं। नैना आगे बढ़ी थी। अरमान ने उसकी तरफ देखे बिना हाथ के इशारे से उधर ही रोका। नैना वहीं पर सिसकी लेते हुए रुक गई थी। अरमान बेटा, ये यहाँ पर क्या करने आई है? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ, हमारे ख़ानदान के साथ किया, इसलिए मैंने उसे यहाँ से जाने को कहा था। रहीला खानम अरमान के गुस्से से खाइफ होते हुए सच में झूठ की आमेज़िश करते हुए बोली। किस हक़ से आपने उसे यहाँ से जाने को कहा? अरमान ने सर्द लहजे में इस्तफ़हामिया निगाहों से पूछा। वो मैं तो बस, रहीला खानम हैरत से अरमान को देखते हुए मनमनाई। बीवी है ये मेरी, इज्जत है ये मेरी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे यहाँ से जाने को कहने की? अल्फाज थे कि आबे हयात। नैना के मुरझाए चेहरे पर बहार आई थी। होंठों पर मुस्कान ठहरी थी। नैना ने भीगी आंखों के साथ अरमान को देखा था। सब हैरानगी से अरमान को देख रहे थे। ये क्या कह रहा था? आप सब कान खोल कर सुन लें। जो भी हुआ है हमारे बीच, ये इसका और मेरा मामला है। कोई कुछ भी इसे नहीं कहेगा। ये जब तक यहाँ रहे, जितने दिन रहे, जैसे मर्जी रहे, कोई इसे कुछ भी नहीं कहेगा। वो जितना भी नैना से नाराज़ हो, गुस्सा हो, लेकिन नैना को कोई एक लफ्ज़ भी कहे, ये अरमान खान ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसे नैना पर बेतहाशा गुस्सा था, मगर वो समझ चुका था नैना का यूं रो कर मर्दान खाने में आना कोई बड़ी बात ही है, वरना वो छोटी छोटी बातों पर इस तरह घबराती नहीं थी, ना ही हथियार जल्दी डालती थी। कोई इसे यहाँ से निकल जाने को कहे और वो खामोशी से किसी की बात मान ले, ये नामुमकिन बात थी। वो ये जानता था रहीला खानम ने कुछ ज़्यादा ही कहा होगा नैना से। नैना मर्दान खाने में दूसरी तरफ से आई थी। यकीनन उसे निकाला गया है। ये बात अरमान खानज़ादा को बुरी तरह मुश्तिल कर चुकी थी। वो राहीला खानम के बड़े होने का लिहाज कर रहा था।
नैना ने मध्यम सी मुस्कान के साथ अपनी भीगी आंखें साफ करते हुए हीरा को जिताती नज़रों से देखा था कि अरमान आज भी सिर्फ उसका है। लेकिन अरमान की अगली बात ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। ये हमारे यहाँ मेहमान है, और हाँ, हमारे यहाँ मेहमानों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और यही हमारी रवायात है। आप लोग फ़िक्र ना करें, ये यहाँ नहीं रहेंगी, जल्द ही चली जाएंगी। इस हवेली में इनका दम घुटता है, अरमान ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराते हुए तंज किया था। अरमान के तंज पर नैना को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। अरमान नैना पर कहर भरी निगाह डालता मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। हीरा अरमान के सामने आई थी। ये तुम्हारी बीवी है? हम कौन है तुम्हारा अरमान? हीरा ने जख्मी निगाहों से पूछा। अरमान की आंखों में नैना के लिए वही फिक्र, वही प्यार देखकर हीरा को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। वो जितना मर्जी उस पर तंज कर ले, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। मर्दान खाने में यूं बंद सवर कर जाना, वो भी अरमान के दोस्तों के बीच जाना, छोटी बात नहीं थी। फिर भी उसने नैना को कुछ नहीं कहा था, और नैना के वहाँ जाने से उसे कितनी तकलीफ़ पहुंची थी वो भी उसके चेहरे और आंखों से ज़ाहिर हो रहा था। वो क्यों अभी तक नैना को छोड़ नहीं पाया था, जबकि अब तो खान दादा भी यही चाहते थे। वो हज़ारों दफ़ा तलाक मांग चुकी थी। क्या वो जीसते सफ़र में शुई तशना रहेगी? क्या अरमान उसका होकर भी उसका नहीं होगा? अरमान ने कुछ पल उसकी भीगी यासियत भरी आंखों में देखा था, फिर गहरा सांस भरते उसके करीब हुआ। तुम मेरी होने वाली बीवी हो हीरा। मैं तुमसे तवक्का करता हूँ तुम ज़िंदगी में हर कदम पर, मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाओगी, अरमान ने बेहद नर्म लहजे में कहा तो हीरा ने भीगी आंखों से अस्वाद में सर हिलाया था। नैना के पूरे बदन में जलन की लहर उठी थी, दिल में भांबड़ के अलाव जल उठे थे। अरमान का हीरा को मुस्कुरा कर देखना, उसे अपनी होने वाली बीवी कहना नैना को आग लगा चुका था। नैना ने अपने लब बुरी तरह कुचले थे। वो इतना तैयार हुई उसके लिए, लेकिन उसने एक नज़र उठाकर उसे नहीं देखा, और उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था, उसे अपनी होने वाली बीवी कह रहा था। नैना ने अरमान की पुश्त को जख्मी नज़रों से देखा था। पास से पहली फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। वो जब हवेली पहुंचा तो सब मर्दान खाने में ही मौजूद थे। बासित ने ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और उस पर स्लीवलेस ब्लू जर्सी पहन रखी थी। शेव कतरे बढ़ी हुई थी, आंखें सुर्ख और चेहरे पर थकान वासिया थी। अरमान बासित को देखकर तंजिया मुस्कुराया था। खान दादा बासित खान को देखकर बहुत खुश हुए थे। एक पोता वो खो चुके थे, अब बासित और अरमान ही उनके सब कुछ थे। मगर बासित और ज़रमीने के मामलों में उन्होंने फैसले का इख्तियार ज़रमीने को सौंप रखा था। वो अब मज़ीद अपनी पोतियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते थे। सिकंदर खान भी बासित को देखकर बेइंतहा खुश थे, अपने इकलौते बेटे को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। अर्तज़ा खान गुस्से से बासित खान को घूर रहे थे, जो इसने ज़रमीने के साथ किया। अरमान के साथ वो भी उसे माफ़ करने का इरादा न रखते थे, लेकिन अगर यही फ़िक्र वो पहले ज़रमीने के साथ दिखा देते तो आज शायद ज़रमीने के साथ ये सब कुछ ना होता। बासित खान जितनी देर भी मर्दान खाने में बैठा रहा, मसलसल इज़्तिराब की कैफियत में था। ज़रमीने को देखने, उसको छूने को दिल बेचैन हो रहा था। उसकी तड़प आसमान को छू रही थी। वो थोड़ी ही देर उधर रुका था, फिर थकन का बहाना करके सीधा जनान खाने की तरफ आया। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। लाउंज में कोई नहीं था। वो बेकरारी में किचन की तरफ बढ़ा। वो ज़्यादातर वहीं तो होती थी, मगर उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो वहाँ नहीं थी। गहरा सांस भरता वो राहीला खानम के कमरे की तरफ बढ़ा था। उनके पास बहुत थोड़ी देर बैठा था। दिलो दिमाग तो उसी दुश्मन जान की तरफ था, जिसकी खातिर वो अपनी तमाम कश्तियाँ जला कर आया था।
बासित को पूरे जनान खाने में कहीं नहीं दिखी थी। वो जनान खाने के लाउंज में काफ़ी देर तक सोफे पर बैठा इस तरह कैफियत में ज़मीन पर नजरें गाड़े एक टांग हिलाता उसका इंतज़ार करता रहा। क्या पता वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आ जाए और उसकी प्यासी आंखों को उसकी दीद करने को मिल जाए, उसकी बेकरार निगाहों को करार आ जाए। बासित खान काफ़ी देर वहाँ पर बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों की प्यास न बुझ सकी। शायद उसे उसके आने की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर नहीं आई थी। वो उसे देखना नहीं चाहती। ये ख्याल आते ही बासित मज़ीद बेचैन बेकरार हुआ था। क्या अब भी उसकी आंखों में उसके लिए प्यार होगा? अगर उसकी आंखों में अब उसका अक्स ना हुआ तो कैसे वो ये बर्दाश्त करेगा? वो अब तो चाहता था उसके चेहरे का हर रंग सिर्फ उससे मंसूब हो, वो सिर्फ उसकी होकर रहे। यहाँ तक कि अब वो उसे उसके करीबी रिश्तों के भी करीब नहीं देखना चाहता था। वो सिर्फ उसकी हो और सिर्फ उस पर इन्हिसार करे। बस वो हो और उनका छोटा सा आशियाना हो जहाँ वो उसे मुकम्मल खुशियाँ दे, बेपनाह प्यार दे, उसे पल पल अपनी चाहत का एहसास दिलाए, अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब रखें। वो उसका और वो उसकी होकर रहे। अजीब जुनूनी होता जा रहा था वो उसके मामले में। बासित खान पूरी रात बेचैन रहा था। सिगरेट फूंक फूंक कर जाने कितना धुआं वो अपने अंदर उतार चुका था। उसके लब जो कभी अनाबी होते थे अब हल्के स्याही माइल हो चुके थे। पिछली 7 माह से वो उसे भुलाने के लिए और ख़ुद को मलामत करते हुए दिन रात उसने यही एक काम तो किया था। उसे अपने बिस्तर से आग की लपेटें उठती महसूस हो रही थी। कमरे में तो उसका दम घुट रहा था। इसी जगह कमरे के वस्त में खड़ी थी, होंठों पर लाल रंग लगाए, सुर्ख लिबास पहने, अपने आप को मुकम्मल उसके लिए सजाए हुए थी। एक अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पर उस दिन, और जब उसने उसे जुदाई की वईद सुनाई तो वो चेहरा पल में तारीख हुआ था। सारे रंग उतरकर उसके चेहरे को यासियत भरा जर्द बना चुके थे। और इसी बेड पर बैठ कर सुर्ख लिबास में दुल्हन बनी, अपना होश रबा सरापा लिए, अपना महकता कुंदन जैसा दमकता मासूम हुस्न लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। और उसने क्या किया था? उसे धुतकार कर कमरे से निकाल दिया था। ओह! बासित खान ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। बासित खान के सीने में दर्द उठा था। बासित अपना सीना मसलता टेरेस पर जा खड़ा हुआ और तादेर चाँद को तकता रहा और फिर गहरा मुस्कुराया था। उसकी खानम चाँद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, उजली शफाफ, और उसका लम्स तो जादुई था। बासित खान का जिस्म नीम चाह हो रहा था। उसकी गुर्बत पाने के लिए तड़प रहा था। पास आकर दूर रहना और भी मुश्किल हो गया था। सुबह उठते ही बासित ने जनान खाने का रुख किया। उसकी आंखें रुत जगह की चुगली खा रही थी। आंखों के डोरे बेतहाशा सुर्ख थे। बासित ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस था। शावर लेने की वजह से बाल अभी भी गीले थे। जनान खाने में इस वक्त कोई नहीं था। बासित पलटने ही लगा था कि सोफे पर एक छोटा सा बच्चा जो काफ़ी सेहतमंद सुर्ख और सफ़ेद था लेटा दिखाई दिया, जो हाथ पैर मारते हुए खेल रहा था। बासित ने हैरानगी से उस बच्चे को देखा। बच्चा काफ़ी क्यूट था। बासित का दिल बच्चे को देखकर हमकने लगा था। दिल बेख्तियार बच्चे की तरफ खिंचा था। बासित हैरान हुआ था। उसे तो बच्चे इतने ख़ास पसंद नहीं थे, मगर इस बच्चे में से अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। ये किसका बच्चा है? अरमान का है क्या? बासित ने अपनी पिछली गर्दन रब करते हुए बेचैनी से सोचा। नैना और अरमान के बीच जो कुछ हुआ उसे पता लग चुका था, तो ये बच्चा उनका नहीं हो सकता। बासित अब की बार झंझलाया था। किसी मुलाजमा का है क्या? बच्चे ने अब रोना शुरू कर दिया था। बासित मज़ीद बेचैन हुआ था। बासित ने अपनी मूँछों पर हाथ फेरते हुए उसे देखा, जिसके रोने में अब इजाफा हो चुका था। उसका रोना बासित खान को गरां गुजर रहा था। अब वो बच्चा बेतहाशा रोते हुए अपने हाथ पैर बहुत तेज़ी से मारा था। बासित के माथे पर
सिलवटों का जाल बिछा था। कौन है इस बच्चे की माँ? बच्चा कब से रो रहा है और उसे परवाह ही नहीं। बासित ने बुरी तरह गुस्से से अपने लब भींचे थे। बच्चा रोते हुए हाथ पैर मारता सोफे के किनारे आ गया था। बासित खान का दिल धक से रह गया। वो सरहद से उस बच्चे की तरफ लपकते हुए झुककर अपने हाथ बच्चे की तरफ बढ़ाए। उसी असना में दो मोमी हाथ भी बच्चे की तरफ बढ़े थे। दोनों ने एक साथ झुककर बच्चे को गिरने से बचाया था। बासित की नज़र उठी उस वजूद की तरफ। उसके वजूद से उठती खुशबू से तो वो उसकी तरफ देखे बिना पहचान गया था। दिल की धड़कन सर पर दौड़ने लगी थी। मैरून कलर के ड्रेस में मैरून ही दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थे। उसका कंधा बासित खान के कंधे को छू रहा था। कांच सी शहद रंग ब्राउन आंखों को खुद की तरफ तकते पाया था। अपना मिलना भी ऐसा जैसे आँख से पानी टूट के बरसे, रुख पे दे के जाए निशानी। अब अलग हो गई हैं मेरी तेरी राहें, एक दूजे को देखे सोनी सोनी निगाहें। बासित स्टिल हुआ था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं और वो इन आंखों का दीवाना। लेकिन ये वो आंखें नहीं थी। उन आंखों में बहुत अजनबियत थी। वो अपना अक्स चाह कर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। ज़रमीनी ने कुछ पल बासित खान को देखा, फिर सपाट चेहरे के साथ बलाज को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बासित काफ़ी देर तक फक चेहरे के साथ वहीं पर खड़ा रहा। कितने ही लम्हे गुजर गए। उसकी आंखों में छुपी नफ़रत उसे बेहद अजियत में मुब्तला कर चुकी थी।